उस सुबह अलार्म से पहले ही आंख खुल गई थी। वजह कोई सपना नहीं था। वजह थी मोबाइल पर चमकता हुआ एक छोटा सा नोटिफिकेशन। योर EMI विल बी डेबिटेड इन 3 days। 3 दिन। सुनने में छोटा लगता है, मगर मिडिल क्लास दिल के लिए 3 दिन भी 3 साल जैसे होते हैं। वो बिस्तर पर बैठा रहा। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर दूध वाला सीटी बजा रहा था। दुनिया अपने समय पर चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग EMI की तारीख पर अटका था। उसने कैलेंडर देखा। वही तारीख लाल पेन से घिरी हुई थी। उसे याद आया जब पहली बार बैंक में बैठकर लोन के पेपर साइन किए थे। AC वाली केबिन, मीठी आवाज में बात करता मैनेजर और भविष्य के बड़े बड़े सपने। तब किसी ने नहीं बताया था कि EMI सिर्फ पैसे का मामला नहीं होती। वो आदतें बदल देती है, रिश्तों की प्राथमिकता बदल देती है और धीरे धीरे इंसान को या तो समझदार बना देती है या फिर हमेशा डरा हुआ। उस पल उसे महसूस हुआ कि EMI से लड़ना बेकार है। EMI को समझना जरूरी है, क्योंकि जो EMI को समझ लेता है वही अपने आने वाले कल को संभाल पाता है। लेकिन अभी तक वो सिर्फ तारीख से डर रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, डर से समझ तक की। सवाल ये नहीं था कि इस महीने EMI कटेगी या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो इस बार EMI से कुछ सीखेगा या हमेशा की तरह बस अगले महीने का इंतजार करेगा। उस दिन बैंक की ठंडी कुर्सी पर बैठा हुआ वो खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रहा था। सामने मैनेजर फाइल पलट रहा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर दौड़ रहे थे और दिमाग में सपने। बड़ा काम, अच्छी मशीन, थोड़ा आरामदायक जीवन। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा था, सर, EMI आपके बजट में आसानी से फिट हो जाएगी। बस यही लाइन थी जिसने उसे भरोसा दिला दिया। उसने ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट कितना जाएगा, ये नहीं समझा कि पहले साल EMI में प्रिंसिपल कितना कटेगा, और ये भी नहीं सोचा कि अगर एक महीने इनकम कम हुई तो क्या होगा। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कितनी EMI पड़ी रहेगी, और जब नंबर सुना तो सिर हिलाकर साइन कर दिया। वही उसकी पहली गलती थी। EMI को उसने एक रकम समझा, एक जिम्मेदारी नहीं। घर लौटते वक्त रास्ते में उसने मिठाई खरीदी थी। माँ खुश थी, पत्नी की आंखों में सपने थे और बच्चों ने नई साइकिल की बात शुरू कर दी थी। उस शाम घर में उम्मीद का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि EMI सिर्फ बैंक को नहीं देनी होती। EMI हर महीने इंसान की सोच से भी कटती है। अगले कुछ महीनों तक सब ठीक चला, काम आया, पैसे आए, EMI समय पर गई। उसे लगने लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सैलरी आते ही सबसे पहले EMI चली जाती है, फिर किराया, फिर राशन, और आखिर में वो खुद। बचत नाम की चीज गायब थी। इमरजेंसी फंड का तो ख्याल भी नहीं आया था। तभी पहली बार उसके मन में सवाल उठा, अगर कल मशीन खराब हो गई तो, अगर किसी को अस्पताल ले जाना पड़ा तो। उस रात उसने देर तक हिसाब लगाया और पहली बार समझ आया कि EMI को भरना आसान है, लेकिन EMI को समझना जरूरी है। और ये समझ अभी अधूरी थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस महीने पहली बार ऐसा हुआ कि सैलरी आई और कुछ घंटों में अकाउंट फिर लगभग खाली हो गया। मोबाइल पर लगातार 3 मैसेज आए, पहले सैलरी क्रेडिट का, फिर EMI डेबिट का, फिर किराए का ऑटो डेबिट। उसने स्क्रीन को देर तक देखा, जैसे कहीं कोई गलती निकल आए, मगर नंबर साफ थे। जो पैसा सुबह आया था वो दोपहर तक जा चुका था। शाम को घर लौटते वक्त उसने सब्जी कम खरीदी, रास्ते में चाय छोड़ दी और बच्चों के लिए लाए जाने वाले बिस्कुट टाल दिए। ये छोटे छोटे समझौते थे जो धीरे धीरे आदत बनते जा रहे थे। पत्नी ने पूछा, आज कुछ लाओगे नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, कल। लेकिन अंदर से जानता था, कल भी EMI के बाद वाला कल ही होगा। उसी रात उसने पहली बार एक्सेल शीट खोली, सारी आमदनी लिखी, सारे खर्चे लिखे और आखिर में EMI। तब उसे दिखा कि उसकी इनकम का लगभग 40% सिर्फ EMI में जा रहा है। किसी ने उसे बताया नहीं था कि सेफ रेशियो क्या होता है। किसी ने यह भी नहीं समझाया था कि EMI 30% से ऊपर जाए तो सांस तंग होने लगती है। उसने महसूस किया कि उसने फ्यूचर की प्लानिंग से ज्यादा प्रेजेंट की खुशी चुनी थी। मशीन ले ली, सुविधा ले ली, लेकिन सुरक्षा नहीं बनाई। इमरजेंसी फंड शून्य था, सेविंग्स नाम की लाइन सिर्फ कागज पर थी। उसी पल उसे पहली बार समझ आया कि EMI असली दुश्मन नहीं है, इग्नोरेंस है। और अगर अब भी उसने सीखा नहीं
तो एक छोटा सा झटका पूरे सिस्टम को हिला सकता है। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर ट्रक जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं और दूर कहीं कोई हॉर्न बजा रहा था। जिंदगी चल रही थी, मगर उसे एहसास हो चुका था कि वो पतली रस्सी पर चल रहा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आने वाले महीनों में एक ऐसा दिन आने वाला था जब सिर्फ बजट नहीं, उसका धैर्य भी टेस्ट होगा। वो महीना अचानक नहीं आया था, धीरे धीरे सरक कर आया था। पहले एक ऑर्डर कैंसिल हुआ, फिर दूसरा लेट हो गया और तीसरे ने साफ कह दिया, अगले महीने देखेंगे। मशीन वैसे ही चल रही थी, लेकिन आवाज में अब वो भरोसा नहीं था। वो रोज फैक्ट्री पहुंचता, स्विच ऑन करता और अंदर ही अंदर हिसाब लगाता कि आज कितना निकलेगा। पहले जहां दिन के अंत में चेहरे पर थकान होती थी, अब थकान के साथ डर भी रहने लगा था। उसी महीने बच्चों की स्कूल फीस भी आ गई थी और मां की दवा भी खत्म होने वाली थी। ईएमआई की तारीख कैलेंडर में पास आती जा रही थी और आमदनी पीछे हटती जा रही थी। उसने पहली बार अपनी सेविंग्स तोड़ी, जो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मन को थोड़ी राहत दे गई। पत्नी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मगर उसकी आवाज में भी वो पुराना भरोसा नहीं था। रात को उसने देर तक बैठकर पुराने क्लाइंट्स को कॉल किए। कुछ ने फोन नहीं उठाया, कुछ ने वादा किया और कुछ ने साफ मना कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि जब सब अच्छा चलता है तब ईएमआई आसान लगती है, लेकिन जब काम धीमा पड़ता है तब ईएमआई इंसान को आईना दिखाती है। उस रात मां ने चुपचाप उसके कमरे में आकर एक कप दूध रखा और बस इतना कहा, भगवान रास्ता दिखा देंगे। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जानता था, भगवान तब मदद करते हैं जब इंसान खुद भी सीखने को तैयार हो। ईएमआई की तारीख अब सिर्फ एक नंबर नहीं थी, वो एक टेस्ट बन चुकी थी, उसकी प्लानिंग का, उसकी समझ का और उसके धैर्य का। और उसी सन्नाटे में उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो या तो उसे मजबूत बनाएगा या और गहरे फंसा देगा। लेकिन यह फैसला क्या था, यह अभी किसी को नहीं पता था। उस रात वो देर तक जागता रहा। मोबाइल एक तरफ पड़ा था, सामने कागज और पेन और दिमाग में 100 सवाल। दो रास्ते साफ दिख रहे थे। पहला, किसी दोस्त से उधार लेकर ईएमआई निकाल देना और अगले महीने फिर वही चक्कर। दूसरा, खर्चों को सख्ती से काटना, कुछ एसेट्स बेच देना और खुद को डिसिप्लिन में लाना। पहला रास्ता आसान था, दूसरा दर्दनाक। आसान रास्ता तुरंत राहत देता, दर्दनाक रास्ता धीरे धीरे आजादी। उसने मां की बात याद की, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और तभी उसे समझ आया कि ईएमआई मैनेज करने का मतलब सिर्फ पैसे जुटाना नहीं होता। ईएमआई मैनेज करने का मतलब लाइफस्टाइल मैनेज करना होता है। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपनी छोटी एफडी तोड़ दी। वो पैसा किसी शादी या त्योहार के लिए रखा था, लेकिन अब ईएमआई ज्यादा जरूरी थी। फिर उसने पत्नी के साथ बैठकर बजट बनाया, किराया, राशन, स्कूल, बिजली और सबसे ऊपर ईएमआई। पहली बार उन्होंने फन एक्सपेंसेस को काटा, बाहर खाना बंद किया और हर खरीद से पहले 3 बार सोचने लगे। उसने एक पुराने स्कूटर को बेच दिया जो साल में बस कुछ बार निकलता था। वो पल भारी था, लेकिन उसी दिन उसे हल्का भी महसूस हुआ। ईएमआई निकल गई थी, मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने पहली बार ईएमआई को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसी हफ्ते उसने बैंक को कॉल किया और प्रीपेमेंट के बारे में पूछा। मैनेजर ने समझाया कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिंसिपल में डालोगे तो टेन्योर भी घटेगा और इंटरेस्ट भी। ये बात उसे पहले किसी ने नहीं बताई थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक ईएमआई को एक बोझ समझ रहा था, जबकि ईएमआई एक सिस्टम है जिसे समझकर चलो तो रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन यह शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता और आने वाले महीनों में जिंदगी उसे बार बार परखेगी। अब उसने ईएमआई को सिर्फ महीने की एक कटौती नहीं माना, उसने उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू किया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले 5 मिनट बैठकर वो अपने खर्च और आमदनी पर नजर डालता। मोबाइल में एक सिंपल नोट बना लिया था, डेली अर्निंग, डेली एक्सपेंस और ईएमआई फंड। उसने एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोल दिया, जिसमें सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई की रकम डाल देता था, ताकि महीने के आखिर में भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे मन को बड़ी शांति मिलने लगी। अब ईएमआई की तारीख अचानक हमला नहीं करती थी, वो पहले से तैयार मिलती थी। उसने ओवरटाइम लेना शुरू किया, वीकेंड पर छोटे ऑर्डर पकड़ने लगा और जो एक्स्ट्रा पैसा आता उसका आधा सीधे प्रिंसिपल प्रीपेमेंट में डाल देता। पहली बार जब बैंक से कंफर्मेशन आया
कि लोन टेन्योर 1 महीने कम हो गया है, तो उसे लगा जैसे किसी ने पीठ थपथपा दी हो। वो समझ गया, ईएमआई को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि खुद को तोड़ दो, बल्कि अपने सिस्टम को मजबूत करो। पत्नी भी साथ देने लगी। बच्चों को समझाया गया कि इस साल वेकेशन नहीं होगा, और मां ने बिना बोले मंदिर की दान पेटी में कम पैसे डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। पहले वो ईएमआई को डर से देखता था, अब वो उसे टाइमलाइन की तरह देख रहा था। इतने महीने और फिर आजादी। उसने एक कागज पर लोन फ्री डेट लिखकर दीवार पर चिपका दी। हर गुजरता महीना उस तारीख के थोड़ा और पास ले जाता। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। जिस दिन उसे लगा कि अब सब संभल गया है, उसी हफ्ते मशीन से अजीब आवाज आने लगी। और वो जानता था कि अगर बड़ी खराबी निकली तो सारी प्लानिंग फिर से हिल सकती है। उस सुबह मशीन चालू करते ही एक अजीब सी आवाज आई, न तेज न हल्की, बस अलग। उसने तुरंत स्विच बंद कर दिया। पास जाकर देखा तो बेल्ट ढीली लग रही थी और मोटर हल्की गर्म थी। दिल एक पल को बैठ गया। वही मशीन जिसके भरोसे ईएमआई निकलती थी, आज खुद मदद मांग रही थी। मैकेनिक को कॉल किया। उसने कहा, शाम तक आऊंगा। शाम तक। ये 2 शब्द उसके लिए भारी थे, क्योंकि हर रुका हुआ घंटा नुकसान था। दिन भर उसका ध्यान काम में नहीं लगा। ऑर्डर पूरे करने थे, डिलीवरी पास थी, और ईएमआई का अलग दबाव था। दिमाग में हिसाब घूम रहा था। अगर मोटर बदलनी पड़ी तो कितना खर्च आएगा? अगर 2 दिन मशीन बंद रही तो कितना नुकसान होगा? उस शाम मैकेनिक आया, ढक्कन खोला, वायर चेक किए और आखिर में बोला, बड़ी बात नहीं है, पर बेयरिंग बदलनी पड़ेगी। खर्च सुनकर उसने राहत की सांस ली। बड़ी खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी जेब पर असर पड़ने वाला था। उस रात उसने बजट दोबारा खोला, रिपेयर कॉस्ट जोड़ दी, अगले महीने की ईएमआई अलग रखी और देखा कि प्रीपेमेंट इस बार नहीं हो पाएगी। पहले शायद वो टूट जाता, लेकिन अब उसने सीख लिया था, ईएमआई मैनेज करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, फ्लेक्सिबल होना है। उसने खुद से कहा, इस महीने एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, पर ईएमआई टाइम पर जाएगी। यही मैच्योरिटी थी जो धीरे धीरे बन रही थी। लेकिन ये इंसिडेंट उसे एक और सबक दे गया। इनकम का एक ही सोर्स हो तो फ्यूचर हमेशा फ्रेजाइल रहता है। उसी रात उसने ठान लिया कि दूसरा इनकम स्ट्रीम ढूंढेगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। और यहीं से कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मशीन की उस खराबी के बाद उसके मन में एक बात साफ बैठ गई थी, अगर पूरी जिंदगी एक ही कमाई पर टिकी रही तो हर ईएमआई हमेशा डर बनकर खड़ी रहेगी। इसलिए उसने कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं बनाया, कोई भारी निवेश नहीं किया, बस अपने हुनर से शुरू किया। शाम के वक्त वो पास की एक छोटी यूनिट में जाकर सलाह देने लगा, जहां पुराने दोस्त का काम चलता था। वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। वीकेंड पर वो फ्रीलांस जैसे छोटे ऑर्डर लेने लगा, कभी पॉलिशिंग का, कभी फिटिंग का। रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर एक्स्ट्रा 1000 उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। उसने तय किया कि ये सारा एक्स्ट्रा पैसा सीधे ईएमआई प्रीपेमेंट और इमरजेंसी फंड में जाएगा। पहली बार इमरजेंसी फंड का मतलब समझ आया। ये लग्जरी नहीं, सेफ्टी नेट है। उसने 3 महीने के खर्च जितना टारगेट रखा और हर हफ्ते उसमें थोड़ा थोड़ा डालने लगा। पत्नी ने भी घर से ऑनलाइन ऑर्डर संभालने शुरू कर दिए, पैकिंग में मदद, कॉल्स उठाना, बेसिक अकाउंटिंग। घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, वो एक छोटा सा सपोर्ट सिस्टम बन गया था। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। ईएमआई की तारीख अब अचानक हमला नहीं करती थी। बैंक से आने वाला मैसेज पहले जैसा डर नहीं पैदा करता था। अब वो उसे एक चेक पॉइंट की तरह देखता था। एक और महीना पूरा, एक और कदम आजादी की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर था। पहले वो ईएमआई को मजबूरी मानता था, अब वो उसे डिसिप्लिन की ट्रेनिंग समझने लगा था। और जब इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है, तब भविष्य धीरे धीरे सिक्योर होने लगता है। फिर भी जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती। जिस दिन उसे लगा कि सब ट्रैक पर है, उसी हफ्ते बच्चों की स्कूल से एक अनएक्सपेक्टेड नोटिस आ गया और उसने समझ लिया कि प्लानिंग की असली परीक्षा अभी बाकी है। उस दिन बच्चों के बैग में एक नोटिस चिपका हुआ आया, अगले महीने की फीस, साथ में एनुअल एक्टिविटी चार्जेस और एक एजुकेशनल ट्रिप का खर्च। उसने कागज हाथ में लिया और कुछ देर यूं ही देखता रहा। पहले ऐसा होता तो सीधा मन भारी हो जाता, लेकिन अब उसने तुरंत कैलकुलेटर नहीं उठाया, बल्कि बजट शीट खोली। ईएमआई फंड अलग रखा हुआ था,
इमरजेंसी फंड थोड़ा बहुत बन चुका था और साइड इनकम से कुछ एक्स्ट्रा आने वाला था। फिर भी ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रेशर था। बच्चों की आंखों में ट्रिप के सपने थे, पत्नी की नजर में सवाल और मां की चुप्पी में दुआ। उस रात घर में मीटिंग हुई। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं। बच्चों को समझाया गया कि इस बार ट्रिप शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले साल जरूर करेंगे। बच्चों ने सिर हिलाया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ बड़ों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे परिवार की आदत बनती है। उसने स्कूल ऑफिस जाकर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पूछा, कुछ चार्जेस डीफर करवाए और बाकी रकम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये छोटी छोटी बातचीतें जो पहले शर्म की वजह से टाल दी जाती थीं, अब स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी थी। ईएमआई टाइम पर चली गई, फीस भी मैनेज हो गई और इमरजेंसी फंड टूटा नहीं। उस शाम उसने दीवार पर लगी लोन फ्री डेट को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। वो समझ चुका था कि फ्यूचर एक दिन में सिक्योर नहीं होता, वो हर सही फैसले से थोड़ा थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन उसी रात एक पुराने दोस्त का कॉल आया जो उसे एक रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, डबल रिटर्न गारंटीड। उसने फोन रखते ही सोचा, क्या शॉर्टकट लेना चाहिए या वही डिसिप्लिन्ड रास्ता जारी रखना चाहिए? और यहीं से एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोस्त की आवाज फोन पर बड़ी कॉन्फिडेंट थी, भाई बस 3 महीने में पैसा डबल, मैं खुद लगा चुका हूं। पहले वाला वो होता तो शायद बिना ज्यादा सोचे कुछ रकम डाल देता। आखिर ईएमआई का दबाव था, फ्यूचर जल्दी सिक्योर करने की चाह थी। लेकिन इस बार उसने फोन रखने के बाद तुरंत एक्साइटमेंट में कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपनी बजट शीट खोली, इमरजेंसी फंड देखा, ईएमआई टाइमलाइन देखी और खुद से पूछा, अगर ये पैसा डूब गया तो क्या होगा? जवाब साफ था, सारी प्लानिंग हिल जाएगी। उसी शाम उसने उसी दोस्त से मिलकर डिटेल पूछी। ना प्रॉपर पेपर वर्क था, ना क्लियर बिजनेस मॉडल, बस वादे। उसे याद आया कि ईएमआई लेने से पहले भी उसने सिर्फ मंथली अमाउंट देखा था, सिस्टम नहीं समझा था। अब वो वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसने पोलाइटली मना कर दिया। दोस्त हंसा, बोला, डरपोक हो गया है। लेकिन वो जानता था कि ये डर नहीं, समझ है। घर लौटते वक्त उसने महसूस किया कि ईएमआई ने उसे एक बड़ी सीख दी है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसने उसी रात तय किया कि फ्यूचर सिक्योर करने का रास्ता बोरिंग हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन सेफ होना चाहिए। उसने एसआईपी शुरू की, इंश्योरेंस कवर बढ़ाया और साइड इनकम को थोड़ा एक्सपैंड करने की प्लानिंग की। यह ग्लैमरस नहीं था, लेकिन सस्टेनेबल था। और पहली बार उसे लगा कि ईएमआई अब उसके सिर पर तलवार नहीं रही, वो उसे डिसिप्लिन बना रही थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला झटका बाहर से नहीं, अंदर से आने वाला था। उसके अपने शरीर से। लगातार काम, ओवरटाइम, साइड प्रोजेक्ट्स और दिमाग में हमेशा चलता हिसाब, इन सब का असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगा था। उस दिन फैक्ट्री में अचानक चक्कर आया और वो कुर्सी पकड़कर बैठ गया। पसीना ठंडा था, सांस तेज और आंखों के सामने अंधेरा सा। साथी ने पानी दिया, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने बीपी चेक किया और सीधा बोला, स्ट्रेस कम करो वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। रास्ते भर वही शब्द कानों में गूंजते रहे, स्ट्रेस काम करो, लेकिन कैसे? ईएमआई, फीस, फ्यूचर, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। घर आकर मां ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, पैसा फिर आ जाएगा, तू नहीं आया तो क्या करेंगे? वो चुप रहा। उसी रात उसे एहसास हुआ कि फ्यूचर सिक्योर करने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, उसमें हेल्थ भी शामिल होती है। उसने ओवरटाइम थोड़ा कम किया, रात को देर तक जागना छोड़ा और सुबह 10 मिनट टहलना शुरू किया। साइड इनकम को सिस्टम में डाल दिया ताकि सब कुछ उसी पर डिपेंड न रहे। उसने ईएमआई प्लान दोबारा देखा और टेन्योर रिडक्शन की जगह ईएमआई अमाउंट थोड़ा कम करवाया ताकि हर महीने सांस लेने की जगह मिल सके। ये छोटा सा बदलाव बड़ा रिलीफ लेकर आया। पहली बार उसे लगा कि वो ईएमआई के हिसाब से जिंदगी नहीं जी रहा, जिंदगी के हिसाब से ईएमआई एडजस्ट कर रहा है। लेकिन इस ब्रेक ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, अगर कल वो सच में बीमार पड़ गया तो परिवार कैसे चलेगा? उसी डर ने उसे अगले बड़े फैसले की तरफ धकेला। उस रात उसने देर तक इंटरनेट खंगाला, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, राइडर्स। पहले ये सब उसे बोरिंग लगता था, अब ये जरूरी लगने लगा था। अगले दिन वो उसी बैंक गया जहां से लोन लिया था, लेकिन इस बार मशीन के लिए नहीं, परिवार के लिए।
एडवाइजर ने नंबर्स समझाए, प्रीमियम्स बताए और उसने बिना ज्यादा सोच विचार के बेसिक कवर ले लिया। घर आकर जब पॉलिसी पेपर्स मां के हाथ में रखे, मां ने बस माथा छुआ और बोली, अब मन थोड़ा हल्का है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंश्योरेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो परिवार के लिए एक साइलेंट प्रॉमिस होता है। उसने इमरजेंसी फंड का टारगेट भी रिवाइज किया। अब 3 महीने नहीं, 6 महीने का खर्च। हर एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा वहीं जाने लगा। पहले जहां बोनस या एक्स्ट्रा अर्निंग से कुछ नया खरीदने का मन करता था, अब वो सीधे सेफ्टी बकेट में चला जाता था। ये आदत बनाना आसान नहीं था, लेकिन हर बार जब ईएमआई डेबिट का मैसेज आता और उसके बावजूद अकाउंट स्टेबल दिखता, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता। उसी हफ्ते उसने अपने बच्चों के नाम छोटी एसआईपी शुरू की। बहुत बड़ी रकम नहीं, बस कंसिस्टेंसी के लिए। उसने उन्हें समझाया, ये तुम्हारे फ्यूचर का बीज है। बच्चे पूरी तरह नहीं समझे, लेकिन मुस्कुरा दिए। उसे लगा जैसे वो सिर्फ ईएमआई नहीं चुका रहा, वो अगली जनरेशन को फाइनेंशियल हैबिट्स सिखा रहा है। और तभी उसे एहसास हुआ कि ईएमआई को समझना सच में फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि अब वो सिर्फ लोन नहीं चला रहा था, वो एक सिस्टम बना रहा था। लेकिन सिस्टम तभी मजबूत रहता है जब डिसिप्लिन बना रहे, और डिसिप्लिन की अगली परीक्षा जल्दी ही आने वाली थी। कुछ महीने बीते और पहली बार उसने महसूस किया कि चीजें सच में कंट्रोल में आ रही हैं। ईएमआई अब शॉक नहीं देती थी, स्कूल फीस प्लान थी, इमरजेंसी फंड आधा बन चुका था और साइड इनकम स्टेडी हो गई थी। हर महीने लोन फ्री डेट दीवार पर थोड़ा और पास आती दिखती थी। पहले जहां वो हर डेबिट मैसेज पर घबरा जाता था, अब वो कामली बैलेंस चेक करता और आगे की प्लानिंग करता। ये बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है। ये वो पल होता है जब इंसान डर से निकलकर समझ की तरफ बढ़ता है। उसने अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांट दिया, जरूरी, जरूरत और चाहत। चाहत वाला हिस्सा लगभग बंद था। बाहर खाना महीने में एक बार, ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरत पर, और हर खरीद से पहले 24 घंटे का रूल। पहले जो इम्पल्सिव था, अब इंटेंशनल हो गया था। उसने महसूस किया कि ईएमआई उसे गरीब नहीं बना रही थी, गलत हैबिट्स बना रही थी, और अब वो हैबिट्स सुधर रही थी। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। एक पुराने रिश्तेदार की शादी थी, समाज का दबाव था, और उसने बजट से थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया। कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि इमरजेंसी फंड से हाथ लगाना पड़ेगा। पहले वो खुद को कोसता, लेकिन इस बार उसने इसे लर्निंग की तरह लिया। अगले महीने डबल डिसिप्लिन किया, साइड इनकम बढ़ाई और फंड फिर भर दिया। उसे समझ आ गया कि परफेक्ट प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, रिकवरी प्लानिंग ज्यादा जरूरी होती है। और यहीं से उसे एक और बड़ा सच दिखने लगा। ईएमआई खत्म होने से पहले ही जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अगला झटका पैसों से नहीं, रिश्तों से आने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईएमआई की परछाई रिश्तों पर भी पड़ेगी। एक रविवार को रिश्तेदार आए, बातें शुरू हुई, बच्चों की पढ़ाई, घर, गाड़ी, और फिर वही पुराना सवाल, लोन कब खत्म होगा? वो मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर कहीं छुप गया। पत्नी ने बाद में कहा, हर किसी को सब बताने की जरूरत नहीं होती। उसे समझ आया कि मिडिल क्लास इंसान सिर्फ बैंक को नहीं, समाज को भी जवाब देता है, और यही जवाबदेही कई बार ज्यादा भारी लगती है। कुछ दिन बाद भाई ने पैसों की मदद मांगी। पहले वो बिना सोचे दे देता, लेकिन अब ईएमआई, फीस और इमरजेंसी फंड के बीच संतुलन था। उसने खुलकर बात की, जितना संभव था उतना दिया, बाकी के लिए मना कर दिया। पहली बार ना कहा, और पहली बार गिल्ट कम लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि खुद डूबकर किसी और को बचाया नहीं जा सकता। घर में भी छोटी छोटी बहसें होने लगी, कभी खर्च को लेकर, कभी थकान को लेकर। लेकिन अब वो चुप नहीं रहता था, बैठकर बात करता था। उसने पत्नी को पूरी फाइनेंशियल पिक्चर दिखा दी, ईएमआई चार्ट, सेविंग्स, इंश्योरेंस, लोन फ्री डेट। उस दिन के बाद पत्नी सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं रही, फाइनेंशियल पार्टनर भी बन गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि बच्चों को सिखाएंगे कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, सिर्फ कैसे खर्च किया जाता है नहीं। उस रात माँ ने धीरे से कहा, तू बदल गया है, पहले डरता था, अब समझता है। वो मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि ईएमआई ने उसे सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनाया, मैच्योर भी बना दिया है। लेकिन मैच्योरिटी की कीमत होती है। और अगला सबक उसे जल्द ही मिलने वाला था, जब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उसके सामने आएगा।
उस दिन एक पुराना क्लाइंट अचानक फैक्ट्री आया। काफी समय बाद मिल रहा था। बातचीत के बीच उसने एक बड़ा ऑर्डर रख दिया, ऐसा ऑर्डर जो अगले 3 महीनों का काम फिक्स कर सकता था। पहले वाला वो होता तो खुशी में तुरंत हाँ कर देता, शायद नई मशीन लेने की सोच भी शुरू कर देता। लेकिन अब उसने एक पल रुककर हिसाब लगाया। रॉ मटेरियल कितना लगेगा, पेमेंट साइकिल क्या होगी और ईएमआई टाइमलाइन पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्लाइंट ने एडवांस देने की बात कही, लेकिन पूरा पैसा डिलीवरी के बाद मिलने वाला था। घर आकर उसने स्प्रेडशीट खोली, कैश फ्लो बनाया और देखा कि अगर उसने बिना प्लानिंग के ये ऑर्डर लिया तो वर्किंग कैपिटल टाइट हो जाएगा। ईएमआई टाइम पर जाएगी, लेकिन बाकी खर्च मुश्किल में पड़ सकते हैं। उसने क्लाइंट को अगले दिन कॉल किया और एडवांस थोड़ा ज्यादा मांगा, साथ में पार्शियल पेमेंट्स का स्ट्रक्चर रखा। क्लाइंट पहले हेजिटेंट था, लेकिन आखिर मान गया। ये उसकी अब तक की सबसे मैच्योर बिजनेस बातचीत थी। उस शाम उसने महसूस किया कि ईएमआई ने उसे सिर्फ खर्च कंट्रोल करना नहीं सिखाया, नेगोशिएशन भी सिखाई है। उसने ये भी तय किया कि ऑर्डर से आने वाला प्रॉफिट पहले इमरजेंसी फंड को पूरा करेगा, फिर लोन प्रीपेमेंट में जाएगा, नई गैजेट या लग्जरी में नहीं। बच्चों ने नए टीवी की बात की। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले फ्रीडम फिर फन। काम तेजी से शुरू हुआ, मशीन लगातार चलने लगी। फैक्ट्री में फिर वही पुरानी रफ्तार लौट आई, लेकिन इस बार उसके साथ था क्लैरिटी। फिर भी जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। डिलीवरी से ठीक पहले एक सप्लायर ने अचानक रेट बढ़ा दिया और उसकी सारी कैलकुलेशंस फिर से हिलने लगी। डिलीवरी से सिर्फ 10 दिन पहले सप्लायर का फोन आया, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई थी। वजह वही पुरानी, मार्केट फ्लक्चुएशन। उसने फोन रखते ही तुरंत कैलकुलेटर उठाया। नया रेट जोड़ते ही प्रॉफिट मार्जिन आधा हो गया। पहले वो गुस्सा करता, शिकायत करता, शायद ऑर्डर कैंसिल करने तक सोच लेता, लेकिन अब उसने ठंडे दिमाग से पूरा कैश फ्लो देखा। एडवांस मिल चुका था, ईएमआई फंड अलग था, इमरजेंसी फंड लगभग पूरा। नुकसान तो था, लेकिन कोलैप्स नहीं। उसने 2 रास्ते देखे, या तो क्लाइंट से रेट रिवाइज की बात करे या अपने मार्जिन में एडजस्टमेंट करे। उसने दोनों किया। क्लाइंट से कैमली बात की, सिचुएशन समझाई और थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट लिया। बाकी नुकसान उसने खुद एब्जॉर्ब किया, लेकिन डिलीवरी मिस नहीं की। यह फैसला आसान नहीं था, पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ज्यादा जरूरी था। उस रात उसने डायरी में लिखा, ईएमआई ने मुझे रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बना दिया। वो समझ चुका था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैनिक नहीं होता। उसने ऑर्डर पूरा किया, पेमेंट टाइम पर आया और पहली बार उसने लंप सम प्रीपेमेंट किया। लोन टेन्योर फिर से कम हो गया। वो दिन उसके लिए छोटा सा फेस्टिवल था, लेकिन इसी बीच उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने छोटे भाई को काम में शामिल किया ताकि वर्कलोड शेयर हो सके और बिजनेस एक्सपैंड हो। यह कदम ग्रोथ के लिए था, पर रिश्तों के साथ काम करना हमेशा आसान नहीं होता। और यहीं से कहानी का अगला इमोशनल चैप्टर शुरू होने वाला था। छोटा भाई काम में जुड़ा तो फैक्ट्री में रफ्तार बढ़ गई, लेकिन साथ ही फैसलों का वजन भी भारी हो गया। अब सिर्फ अपनी ईएमआई नहीं थी, भाई की सैलरी, उसकी उम्मीदें और परिवार की जरूरतें भी जुड़ गई थीं। शुरू में सब स्मूथ चला। भाई मेहनती था, जल्दी सीख रहा था और काम का बोझ सच में कम हो गया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू होने लगे। कौन सा ऑर्डर पहले जाएगा, रॉ मटेरियल कहां से लिया जाए और प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। पहले वो बातों को टाल देता था, लेकिन फिर एक शाम बैठकर खुली चर्चा की। उसने साफ कहा कि ईएमआई टाइमलाइन, सेविंग्स गोल और बिजनेस प्लानिंग क्या है। भाई ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी। उसी दिन तय हुआ कि हर चीज लिखित में रहेगी, रोल, पेमेंट्स और फ्यूचर टारगेट्स। वो समझ गया कि फैमिली बिजनेस में भावनाओं से ज्यादा सिस्टम्स काम आते हैं। उसी दौरान उसने पहली बार हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिव्यू किया। ईएमआई का आउटस्टैंडिंग काफी कम हो चुका था, इमरजेंसी फंड पूरा हो गया था और एसआईपी रेगुलर चल रही थी। उसने लोन फ्री डेट फिर से अपडेट की। अब वो पहले से 6 महीने करीब आ चुकी थी। ये देखकर पहली बार उसे लगा कि आजादी सच में दिखाई देने लगी है। लेकिन जैसे ही चीजें संभलती दिखीं, मार्केट में अचानक स्लो डाउन की खबरें आने लगीं। कुछ क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स पोस्टपोन किए। उसने भाई की तरफ देखा और दोनों बिना बोले समझ गए। अगला टेस्ट आ गया है। खबरें आने लगीं कि कई फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कम कर रही हैं। 2 पुराने क्लाइंट्स ने अगले महीने के ऑर्डर्स होल्ड पर डाल दिए। फोन कॉल कम होने लगे और इनबॉक्स शांत रहने लगा।
पहले ऐसा होता तो उसके माथे पर सीधी चिंता की लकीरें खिंच जाती, लेकिन इस बार उसने पैनिक नहीं किया। उसने ईएमआई फंड चेक किया, सुरक्षित था, इमरजेंसी फंड मौजूद था। यही वो क्वेश्चन था जिसे बनाने में महीनों लगे थे। उसने भाई के साथ बैठकर खर्चों की फ्रेश रिव्यू की। ओवर टाइम फिलहाल बंद किया गया, रॉ मटेरियल सिर्फ कंफर्म्ड ऑर्डर्स पर मंगवाया गया और मार्केटिंग पर थोड़ा फोकस बढ़ाया गया। उसने पुराने क्लाइंट्स को फॉलो अप किया, कुछ नए लीड्स निकाले और नियर बाय वर्कशॉप्स में जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट शुरू किया। यह ग्लैमरस नहीं था, लेकिन इफेक्टिव था। घर में भी बात साफ रखी गई, अगले कुछ महीने टाइट रहेंगे। पत्नी ने बिना सवाल शॉपिंग रोक दी, मां ने मंदिर में कम पैसे डाले और बच्चों ने अपनी छोटी छोटी डिमांड्स खुद ही टाल दी। ये वो पल होते हैं जब फैमिली टीम बन जाती है। उसी स्लो डाउन के बीच एक छोटा सा ऑर्डर आया, फिर दूसरा। धीरे धीरे पाइपलाइन फिर से भरने लगी। उसने समझ लिया कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत हो तो ईएमआई कभी सिर पर नहीं चढ़ती। उस शाम उसने लोन स्टेटमेंट खोला और देखा कि आउटस्टैंडिंग अब आधे से भी कम रह गया है। वो देर तक स्क्रीन देखता रहा। ये नंबर नहीं थे, ये उसकी डिसिप्लिन की कहानी थी। लेकिन असली खुशी अभी बाकी थी, क्योंकि अगला साल उसके लिए सिर्फ नया कैलेंडर नहीं, नया चैप्टर लेकर आने वाला था। नए साल की सुबह उसने सबसे पहले कोई पूजा नहीं की, कोई रेजोल्यूशन नहीं लिखा। उसने सीधे लोन स्टेटमेंट खोला। बैलेंस अब इतना रह गया था कि उसे देखकर डर नहीं, उम्मीद पैदा हो रही थी। यही वो आखिरी साल था जिसे कभी उसने बहुत दूर समझा था। दीवार पर लगी लोन फ्री डेट अब सिर्फ सपना नहीं थी, वो कैलेंडर की सच्ची तारीख बन चुकी थी। उसने खुद को याद दिलाया कि ये आखिरी साल सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसी वक्त लोग डील दे देते हैं। उसने उल्टा किया, एसआईपी बढ़ाई, साइड इनकम को मेन सिस्टम में इंटीग्रेट किया और हर एक्स्ट्रा रूपी प्रिंसिपल में डालने लगा। भाई के साथ मिलकर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की, वेस्ट कम किया और डिलीवरी टाइमलाइंस टाइट रखी। हर महीने ईएमआई के साथ थोड़ा प्रीपेमेंट अब रूटीन बन चुका था। घर का माहौल भी बदला हुआ था। पहले ईएमआई की बात होती थी, अब फ्यूचर प्लान्स की होने लगी। बच्चों की हायर एजुकेशन, एक छोटा इमरजेंसी ट्रैवल फंड और मां के लिए तीर्थ यात्रा। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, जब तक आखिरी ईएमआई नहीं कटती तब तक सेलिब्रेशन नहीं। एक शाम वो फैक्ट्री में अकेला बैठा मशीन की आवाज सुन रहा था। वही मशीन जिसने उसे डर सिखाया था, डिसिप्लिन सिखाया था और अब कॉन्फिडेंस दे रही थी। उसने मशीन पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, थोड़ा और साथ दे देना। और शायद मशीन ने सुन लिया था, क्योंकि अगले ही हफ्ते उसे ऐसा ऑर्डर मिला जिसने टाइमलाइन को और छोटा कर दिया। वो ऑर्डर किसी बड़े क्लाइंट से नहीं आया था, बल्कि एक पुराने कॉन्टैक्ट के रेफरेंस से मिला था। क्वांटिटी ज्यादा थी, मार्जिन ठीक ठाक और सबसे बड़ी बात, पेमेंट साइकिल शॉर्ट थी। उसने बिना जल्दबाजी पूरी कॉस्टिंग निकाली, एडवांस नेगोशिएट किया और डिलीवरी स्केड्यूल साफ रखा। काम शुरू होते ही फैक्ट्री में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। भाई प्रोडक्शन संभाल रहा था, वो क्लाइंट से बात कर रहा था और पत्नी अकाउंट्स में मदद कर रही थी। पूरा घर एक रिदम में चलने लगा। डिलीवरी के बाद पेमेंट समय पर आया और उसने बिना रुके एक बड़ा प्री पेमेंट कर दिया। बैंक से कॉन्फर्मेशन आया कि टेन्योर अब और कम हो गया है। लोन फ्री डेट को उसने फिर अपडेट किया। इस बार महीनों नहीं, सिर्फ कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स बची थीं। उसने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया, बस मां के पैरों को छू लिया। मां समझ गई, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोक कर रखा। उसने अपने लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, कोई पार्टी नहीं दी। उसने इमरजेंसी फंड टॉपअप किया, एसआईपी में एक्स्ट्रा डाला और बिजनेस बफर बनाया। यह उसका नया सेलिब्रेशन तरीका था। उसे समझ आ गया था कि असली जीत दिखावे में नहीं, स्टेबिलिटी में होती है। फिर भी मन के किसी कोने में डर था, आखिरी कुछ ईएमआई सबसे लंबी लगती है, क्योंकि यहीं पर लोग फोकस खो देते हैं। और उसे पता था, अगर अब भी डिसिप्लिन टूटा तो सारी मेहनत फीकी पड़ सकती है। आखिरी कुछ महीनों में अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे लंबी दौड़ का आखिरी किलोमीटर। ईएमआई की रकम अब छोटी लगती थी, मगर हर इंस्टॉलमेंट के साथ उम्मीद और डर दोनों जुड़े होते थे। कभी लगता था बस अब हो ही गया, और कभी डर लगता था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी बीच एक छोटा सा सेटबैक भी आया। एक क्लाइंट का पेमेंट 2 हफ्ते लेट हो गया। पहले ऐसा होता तो रात की नींद उड़ जाती, लेकिन इस बार इमरजेंसी फंड काम आया। उसने उसी के सहारे ईएमआई टाइम पर भर दी और क्लाइंट से कामली फॉलो अप करता रहा।
उसे एहसास हुआ कि यही असली सिक्योरिटी है। जब अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए तब भी सिस्टम खड़ा रहे। घर में भी सब साइलेंट सपोर्टर्स बन चुके थे। बच्चे बिना बोले अपनी डिमांड्स रोक लेते थे। पत्नी हर खर्च से पहले पूछती थी और माँ रोज भगवान के आगे दीपक जलाती थी। उसने महसूस किया कि ईएमआई सिर्फ उसका अकेले का सफर नहीं था, ये पूरे परिवार की तपस्या थी। एक शाम उसने फिर लोन स्टेटमेंट खोला। अब बस 2 इंस्टॉलमेंट्स बची थी। उसने स्क्रीन को देर तक देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। ये वही सफर था जो कभी डर से शुरू हुआ था। अब वो डर नहीं था, बस इंतजार था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, आखिरी कदम पर भी वही सावधानी चाहिए जो पहले दिन थी। उस सुबह कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। कोई बड़ा त्योहार नहीं था, कोई खास तारीख नहीं थी, फिर भी दिल हल्का हल्का धड़क रहा था। उसने रोज की तरह फोन उठाया, लेकिन आज बार बार स्क्रीन देख रहा था। फैक्ट्री पहुंचकर भी ध्यान मशीन पर नहीं था। हर आधे घंटे में मोबाइल चेक करता रहा। दोपहर के करीब वो मैसेज आया, योर लोन EMI हैज बीन सक्सेसफुली डेबिटेड। बस यही लाइन थी, न कोई फायरवर्क्स, न कोई ताली, लेकिन उसके लिए वो शब्द किसी मेडल से कम नहीं थे। उसने कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए। उसे याद आए वो दिन जब पहली EMI ने नींद उड़ाई थी, जब सैलरी आते ही अकाउंट खाली हो जाता था, जब मशीन खराब हुई थी, जब मार्केट स्लो हुआ था। सब कुछ एक फिल्म की तरह सामने से गुजर गया। उसने मां को फोन किया। मां ने सिर्फ इतना कहा, भगवान का शुक्र है। पत्नी की आंखें भर आईं। बच्चों को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन पापा की मुस्कान देखकर वो खुश हो गए। उस शाम उसने दीवार से वो लोन फ्री डेट वाला कागज उतार दिया। मशीन के पास खड़ा होकर उसने हाथ फेरा और धीरे से बोला, धन्यवाद। EMI खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि इससे ज्यादा कीमती वो इंसान बन चुका है जो इस सफर में तैयार हुआ था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली सीख अब शुरू होने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। सालों तक जिस तारीख के इर्द गिर्द जिंदगी घूमती रही, वो अब अचानक गायब थी। सुबह उठकर सबसे पहले EMI फंड चेक करने की आदत अब भी थी। फिर याद आता, अब कोई EMI नहीं है, लेकिन उसने उसी पैसे को खर्च करने की जल्दी नहीं की। उसने वही डिसिप्लिन जारी रखा। EMI वाली रकम अब SIP, इमरजेंसी फंड और बिजनेस एक्सपेंशन में जाने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह पैसा डर से नहीं, आजादी से चलता था। उसने बैठकर पूरे सफर को लिखा, कहां गलती हुई, कहां सुधारा, किस फैसले ने रास्ता बदला। उसने समझा कि अगर शुरू में EMI रेशियो सही रखा होता, इंश्योरेंस पहले लिया होता और इमरजेंसी फंड पहले बनाया होता, तो ये सफर इतना भारी नहीं लगता। लेकिन शायद यही सफर जरूरी था ताकि वो सीख सके। उसने भाई और पत्नी के साथ मिलकर एक रूल बनाया, आगे कभी भी कोई बड़ा लोन लेने से पहले 6 सवाल पूछेंगे। कैश फ्लो क्या है, बैकअप क्या है, इंश्योरेंस है या नहीं, EMI रेशियो कितना होगा, प्री पेमेंट प्लान क्या है और वर्स्ट केस में क्या करेंगे। अब वो दूसरों को भी सलाह देने लगा था, दोस्तों को, पड़ोसियों को, अपने वर्कर्स को। वो उन्हें डराता नहीं था, बस अपना अनुभव बताता था। लोग सुनते थे, क्योंकि ये किताब की बातें नहीं थीं, ये जिंदगी की थी। उसे एहसास हुआ कि EMI खत्म होना जीत नहीं है, EMI को समझ जाना जीत है। और अब वो इस जीत को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता था। उस शाम वो छत पर अकेला खड़ा था। नीचे सड़क पर वही रोज की आवाजें थीं, बच्चों की हंसी, दुकानों के शटर, दूर कहीं ट्रेन की सीटी। दुनिया वैसी ही थी जैसी हमेशा रही। बदला था तो बस वो इंसान। कभी जो EMI की तारीख से डरता था, आज वही आदमी भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। मां पास आकर खड़ी हुई और बोली, सब खत्म हो गया? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, अब शुरू हुआ है। उसने महसूस किया कि मिडिल क्लास की असली जीत बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होती। असली जीत होती है जब अचानक खर्च आ जाए तो घबराहट ना हो, जब काम धीमा पड़े तो नींद उड़ ना जाए, जब बच्चे सपने देखें तो डर ना लगे। EMI ने उसे सिखाया था कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को संभालना एक संस्कार। उसने बच्चों को पास बुलाया और बस इतना कहा, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा हमेशा अपने कल के लिए बचा कर रखना। उसने मशीन बंद की, लाइट ऑफ की और घर की तरफ चल पड़ा। आज कोई EMI नहीं थी, कोई तारीख नहीं थी, बस शांति थी।
और उसी शांति में उसे समझ आया कि ईएमआई को समझना सच में फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि जिसने ईएमआई को समझ लिया वो जिंदगी को भी समझ गया।